नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। एयर इंडिया ने बांग्लादेश जाने वाली फ्लाइटें की रद्द। बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति को लेकर एयर इंडिया ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा, बांग्लादेश में उभरती स्थिति को देखते हुए हमने ढाका से आने जाने वाली अपनी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। हम लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और ढाका से आने जाने के लिए कंफर्म बुकिंग वाले अपने यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें संशोधित कार्यक्रम और रद्दीकरण शुल्क पर एक बार की छूट शामिल है। हमारे मेहमानों और चालक दल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे 24 आवर संपर्क केंद्र पर 011-693-2933 011-693-2999 पर कॉल करें। भारत पहुंची शेख हसीना, विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को दी जानकारी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत पहुंच गई हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक जब बांग्लादेशी C-130 विमान के भारतीय वायु सीमा में प्रवेश किया, उसके तुरंत बाद भारतीय वायुसेना के कुछ लड़ाकू विमान हवा में उड़ गए और कुछ समय तक उस पर नजर रखी। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के तैयार थी। बता दें, बांग्लादेशी C-130 विमान को भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान हैंगर के पास पार्क किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बने विजेंद्र गुप्ता। बीजेपी के रोहिणी से विधायक विजेंद्र गुप्ता को पार्टी ने दिल्ली विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुना है। विजेंद्र दिल्ली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वो रामवीर सिंह विधूड़ी की जगह लेंगे। विधूड़ी ने लोकसभा में चुने जाने के कारण विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। विजेंद्र गुप्ता इससे पहले साल 2015-2020 तक दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। बीजेपी के पार्टी दफ्तर पर विधानसभा सदस्यों की मीटिंग के बाद इस बात का ऐलान किया गया कि विजेंद्र गुप्ता विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष होंगे। इस बैठक में दिल्ली के सभी 7 सांसद, दिल्ली बीजेपी की को इंचार्ज अलका गुर्जर, अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और जनरल सेक्रेटरी पवन राणा मौजूद थे। सीएम की याचिका खारिज होने पर बोली सीबीआई, हमने सबूतों के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। वहीं याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई का बयान सामने आया है। सीबीआई ने गिरफ्तारी को वैध करार दिया है। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा, इस गिरफ्तारी में कुछ भी अवैध नहीं है। हमने उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई समय बर्बाद नहीं किया है, क्योंकि हमें धारा 17A के तहत अनुमति अप्रैल में प्राप्त हुई थी। हमारे पास अपनी जांच पूरी करने के लिए 60 दिन थे और इसमें हमने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया को लगा झटका, फिर एक सप्ताह के लिए चली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई हुई। सिसोदिया को एक बार फिर से राहत नहीं मिली है। ईडी के वकील की एक दलील पर ही कोर्ट ने सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई एक सप्ताह के लिए टाल दी है। आप नेता मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में करीब 16 महीने से जेल में बंद है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान, वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव मंजूर नहीं। वक्फ बोर्ड में संशोधन वाला बिल अभी संसद में पेश नहीं हुआ है, लेकिन उसे लेकर हंगामा पहले ही मच गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर ऐतराज जताया और कहा है कि वक्फ एक्ट 2013 में कोई भी ऐसा बदलाव जिससे वक्फ संपत्तियों की हैसियत और प्रकृति बदल जाए या उन्हें हड़पना सरकार या किसी व्यक्ति के लिए आसान हो जाए, हरगिज कबूल नहीं होगा। इसी तरह वक्फ बोर्डों के अधिकारों को कम या सीमित करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी वक्फ एक्ट में संशोधन को गैर जरूरी बताया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सोमवार को द्वारका में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 6 देसी पिस्तौल और 12 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपियों की पहचान अजरुद्दीन उर्फ अजरू PS बिछोर और मोहम्मद राशिद के रूप में हुई है, जो दोनों पुन्हाना की निवासी। स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि राशिद अवैध हथियार लेकर द्वारका एक्सप्रेस वे के पास शाम बिहार में आएगा। इससे गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी दल का गठन किया गया। तख्ता पलट के बाद दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग की बढ़ाई गई सुरक्षा। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद पूरी स्थिति पर भारत सरकार भी नजर बनाए हुए है। हालातों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां PCR की गश्त बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई है। बांग्लादेश में सोमवार को तख्ता पलट हो गया। पड़ोसी देश में इतनी जल्दी हालात रक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों की वजह से बदले हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और राजधानी ढाका छोड़ दिया है। उनके भारत में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं।
किसानों को खुशखबरी, इस तारीख को मिलेगी 19वीं किश्त। देश में ज्यादातर किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्हें फसल का नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है। इसी तरह की एक योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। लघु और सीमांत किसानों के लिए यह योजना बनाई गई है। अब तक किसानों को 18 किश्तों में पैसे मिल चुके हैं। देश के करोड़ों किसान 19वीं किश्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार 19वीं किश्त के पैसे अक्टूबर महीने में जारी कर सकती है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत में हाई अलर्ट, बॉर्डर पर बीएसएफ मुस्तैद। पड़ोसी देश बांग्लादेश में 1 महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हालात खराब होने के बाद वहां की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीएसएफ डीजी भी कोलकाता पहुंच गए हैं। बांग्लादेश पर भारत का क्या होगा रुख, आज संसद में बयान दे सकते हैं एस जयशंकर। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बेकाबू होने के बाद शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत पहुंच चुकी हैं। देश की कमान अब सेना के हाथों में है। ऐसे में भारत का रुख क्या होगा, इसको लेकर कई तरह की अटकलें लगनी शुरू हो गई है। यहां तक कि संसद में भी इस मुद्दे को लेकर मांग उठी। मामले पर जरूरत पड़ी तो आज विदेश मंत्री एस जयशंकर संसद में बयान दे सकते हैं। भारत से बांग्लादेश जाने वाली ट्रेनें अगले आदेश तक रहेंगी कैंसिल। बांग्लादेश में चल रहे विवाद के कारण भारतीय रेलवे ने भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेनें रद्द कर दी हैं। पिछले 2 दिनों में 106 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। भारतीय रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस और कोलकाता और खुलना के बीच बंधन एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान को भी भारत से गोल्ड मेडल की आस, जाने कब होगा हॉकी टीम का अगला मैच। भारतीय मेंस हॉकी टीम इस बार ओलंपिक 2024 में काफी शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। हॉकी टीम लगातार दूसरी बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में है। टीम इंडिया ने ओलंपिक 2024 के क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मौजूद इंग्लैंड की टीम को हराया। भारतीय टीम से अब पूरे देश को हॉकी में गोल्ड मेडल की उम्मीद है। ऐसे में टीम इंडिया पर बड़ी जिम्मेदारी है। भारत के अलावा पाकिस्तान भी टीम इंडिया की उम्मीद लगाए बैठा है। पाकिस्तान हॉकी टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को लेकर अपने एक बयान में बड़ी बात कही है। जाम से मुक्त होगी राजधानी, ऑटो के लिए चिन्हित किए गए 17 रूट। राजधानी रांची में जाम की समस्या को देखते हुए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार ने पूरे शहर को 4 जोन में बांटा। इन 4 जोन में 17 रूट चिन्हित किए गए हैं। शहर के रजिस्टर्ड ऑटो को चिन्हित 17 रूट में से किसी एक रूट पर ही चलना होगा। इस संबंध में प्राधिकार की ओर से आम सूचना जारी की गई है। इसमें सभी ऑटो चालकों से कहा गया है कि वे 19 अगस्त तक क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार में आवेदन देकर अपने रूट का चयन कर लें। 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा देने पर एससी ने बंगाल सरकार से मांगा जवाब। बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दिए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। ममता सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, जिस पर राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब अदालत ने पूछा है कि आखिर राज्य सरकार ने किस आधार पर 77 जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया था। इन जातियों में से ज्यादातर मुस्लिम धर्म को मानने वाली है। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने मई में ही इस आरक्षण को अवैध करार दिया था और 77 जातियों को ओबीसी की सूची से बाहर करने का आदेश दिया था। दिल्ली में फ्लैट की दीवार पर लिखे पाक समर्थित नारे, एजेंसियां अलर्ट। दिल्ली के रोहिणी में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने अपने फ्लैट की दीवार पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लिखे हैं। पुलिस को जब इसे लेकर शिकायत मिली तो व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, हमें स्थानीय लोगों से सूचना मिली कि रोहिणी के अवंतिका सी ब्लॉक इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने फ्लैट की दीवार पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लिखे हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि व्यक्ति मानसिक रूप से स्थिर नहीं है और फ्लैट में अकेला रहता है। भारत में नहीं बल्कि इंग्लैंड में रहेगी शेख हसीना। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के साथ ही बांग्लादेश में शेख हसीना का 15 साल का राज भी खत्म हो गया है। बांग्लादेश में इस समय आरक्षण मुद्दे पर चल रहा विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस वजह से देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन दंगों की वजह से 300 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें शेख हसीना पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देकर अपनी बहन शेख रेहाना के साथ देश छोड़कर भारत आ गई हैं। लेकिन शेख हसीना भारत में शरण लेने नहीं आई हैं, बल्कि सिर्फ कुछ ही समय के लिए आई हैं। बल्कि शेख हसीना इंग्लैंड में रहेंगी। दिल्ली से शेख हसीना अपनी बहन के साथ लंदन रवाना होंगी। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज, डीडीए के 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च के लिए तैयार। दिल्ली विकास प्राधिकरण की 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अगले महीने तक बनकर पूरे हो जाएंगे। इनके बारे में योजना 5 साल पहले बनाई गई थी। डीडीए के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्थलों जैसे
सुविधाएं रहेंगी। द्वारका सेक्टर 19 और सेक्टर 8 में स्थित ये केंद्र विशेष खेलों में प्रशिक्षण और संसाधन मुहैया कराएंगे। डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि सेक्टर 19 में स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सितंबर के अंत तक पूरा हो जाएगा और इसमें मुख्य रूप से टेनिस और शूटिंग के लिए विशेष सुविधाएं होंगी। एक बार सुविधा और उपकरण लग जाने के बाद सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षकों के माध्यम से कोचिंग दी जाएगी। एनटीए ने 6 साल में कमाया 648 करोड़ का प्रॉफिट, जयराम रमेश के दावे पर आ गया जवाब। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर बड़ा आरोप लगाते हुए यह दावा किया था कि उसने 448 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। रमेश का आरोप था कि एनटीए ने यह मुनाफा पिछले 6 वर्षों में परीक्षाओं के आयोजन के माध्यम से कमाया है। अब इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब दिया है। जयराम रमेश के लगाए आरोपों का खंडन करते हुए एजेंसी ने कहा कि यह पूरी तरह से अपूर्ण समझ और तथ्यों पर आधारित है। जयराम रमेश ने 31 जुलाई को राज्यसभा में शिक्षा राज्य मंत्री सुकंत मजूमदार के एनटीए पर एक प्रश्न के उत्तर को साझा किया था। अब गुरुद्वारों में फिल्मी धुनों पर नहीं होंगे कीर्तन, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लगाया बैन। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए गुरुद्वारों में फिल्मी धुनों या संगीत पर आधारित कीर्तन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कमेटी ने फैसला लिया है कि दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से तय मर्यादा के अनुसार कीर्तन करने वाले जत्थों को ही समय दिया जाएगा। वहीं कीर्तन व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब कीर्तनी जत्थे का पहनावा पंथ द्वारा अनुमोदित होगा, जिसका अर्थ है श्री दरबार साहिब की तर्ज पर। इसको लेकर सभी गुरुद्वारों के हेड ग्रंथियों को गुरुद्वारा कमेटी की ओर से आदेश जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में बदलने वाला है मौसम, आज जमकर बरसेंगे बदरा। दिल्ली समेत एनसीआर के लोगों को उमस से बड़ी राहत मिलने वाली है। आज आसमान में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने बारिश और तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। आज से अगले 3 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी है। अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली के आरके पुरम, डिफेंस कॉलोनी, लाजपत नगर, हौज खास, मालवीय नगर, कालकाजी, मेहरौली, तुगलकाबाद, इग्नू, एनसीआर, होडल, तिजारा, खेरथल, कोटपुतली के कुछ स्थानों पर रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। एलजी कर सकते हैं दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन नामित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन नामित करने के एलजी के फैसले को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एमसीडी में सदस्यों को नामित करने की एलजी की शक्ति एक वैधानिक शक्ति है, न कि कार्यकारी शक्ति। इससे पहले दिल्ली में एमसीडी के पार्षदों की नियुक्ति का फैसला बिना अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्रियों से विचार कर किए जाने का आम आदमी पार्टी ने विरोध किया था। मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री के लिए लग सकती है लंबी कतार, 15 अगस्त तक के लिए एडवाइजरी जारी। देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बीच मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। दरअसल 15 अगस्त के मद्देनजर दिल्ली के सभी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। अगर आप पीक आवर में मेट्रो में सफर करने की सोच रहे हैं तो आज से थोड़ा अधिक वक्त लेकर चलें। दरअसल पीक आवर में या ऑफिस टाइम पर मेट्रो स्टेशन पर लंबी कतार लग सकती है। मेट्रो ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए जानकारी दी कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के मद्देनजर आज से मेट्रो स्टेशनों पर सीएसएफ द्वारा यात्रियों की सुरक्षा जांच और भी तेजी कर दी जाएगी। विदेशी महिला के साथ दिल्ली में हुआ स्कैम, जामा मस्जिद से लाल किले का किराया मांगा 6000। देश की राजधानी दिल्ली में पर्यटकों के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है। घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में एक ई रिक्शा चालक कुछ विदेशी महिला टूरिस्ट के साथ यात्रा के किराए के नाम पर स्कैम करता दिखता है। महिला ने इस घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। महिला ने अपने वीडियो में कहा है कि वह स्थानीय चालकों का समर्थन करती है, लेकिन ऐसे अनुभव के बाद वो उबर जैसी सेवाओं को प्राथमिकता देना सुरक्षित मानती है। वीडियो देखकर यूजर्स ने तरह तरह की प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली इंसिडेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को दिया नोटिस। राव कोचिंग सेंटर इंसिडेंट, दिल्ली में राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 आईएएस अभ्यर्थियों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम को भी नोटिस जारी किया है। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं। दिल्ली में राजेंद्र नगर में राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 आईएएस अभ्यर्थियों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।